हाय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं वैद्युत वियोजन का सिद्धांत, जो क्लास 10th के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है और क्लास 12th में भी ये पढ़ने को आपको मिलेगा। यानी ये बेस है और बेस के बाद आपको फिर आगे पढ़ने को तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने से पहले, यानी किस चीज़ को समझने के इससे पहले, वैद्युत वियोजन के सिद्धांत को समझने से पहले हमको कुछ दो और बातों को जानना पड़ता है। एक होता है वैद्युत अपघट्य पदार्थ, दूसरा क्या होता है वैद्युत अपघटन, ठीक है। तो वैद्युत अपघट्य पदार्थ किसे कहेंगे, पहला प्रश्न तो ये होता है। ऐसा कोई भी पदार्थ जिसको आप क्या करते हो, जल में घोल देते हो, ठीक है, जलीय विलयन बनाते हो, ठीक, और उसमें धारा प्रवाहित कराते हो। कौन सा धारा? पानी वाला धारा नहीं, कौन सा धारा? विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, ठीक है। विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे, अगर क्या हो जाएगा, उसमें धारा प्रवाहित हो जाएगा, तो वो जो पदार्थ उस जल में घोला गया था वो क्या कहलाएगा? वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाएगा, ठीक। लेकिन जब इसमें घोला गया, घुल करके विद्युत का ये सुचालक बन चुका है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? वैद्युत अपघटन कहते हैं, ठीक है। यानी उसमें घुला, विद्युत धारा प्रवाहित हुआ, प्रवाहित होते ही वो अपने अपने अलग अलग प्रकार के आवेशित कणों में क्या हो जाता है, वो टूट जाता है, ठीक। इस क्रिया का क्या नाम रखा गया? वैद्युत वियोजन रखा गया या वैद्युत अपघटन रखा गया। यानी दो बातों को जानने के लिए हम अगर बात करें, एग्जाम्पल लें, तो एक सामने अपने पास एग्जाम्पल भी है। नमक है ये NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। इसको क्या किया गया होगा? जल में, पानी में घोला गया होगा, और घोलने के बाद उसमें क्या बन गया? Na+ और Cl-, ठीक। अब वो कैसे उसमें धारा प्रवाहित कराएं? अगर इलेक्ट्रिक करंट वायर टच कराएं तो क्या इलेक्ट्रिक करंट वहाँ फ्लो नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यानी NaCl क्या है? एक वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, ठीक है। वैद्युत अपघट्य पदार्थ हो गया, दो अलग अलग प्रकार के पार्टिकल्स में ये टूट गया, जिन्हें हम Na+ और Cl- कह रहे हैं। वो क्या होता है, आगे चल के भी हम जानेंगे क्या है, वो आयन है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाई? वैद्युत अपघटन प्रक्रिया कहलाई। यानी एक प्रकार का वैद्युत वियोजन का ये क्रिया है, ठीक है ना। ये सब बातों को क्लियर कर लेने के बाद लोगों में एक सिद्धांत प्रचलित हुआ, जिसको सबसे पहले किसने बताया था? स्वांटे आर्हेनियस ने, ठीक है। स्वांटे आर्हेनियस ने वैद्युत वियोजन का एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जैसे कि हम लोगों का आज का टॉपिक ही यही है। तो सबसे पहले किसने बताया था? स्वांटे आर्हेनियस ने 1887 में बताया। कुछ खास पॉइंट किस पर आधारित? वैद्युत वियोजन पर आधारित, ठीक है। कुल 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट्स है। उन सभी 7 पॉइंट्स को हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सारे के सारे पॉइंट्स ऐसे नहीं आ गए हैं, सारे के सारे पॉइंट कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट किया गया, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद यहाँ पर ये थियरी के फॉर्म में हम लोगों के सामने है, ठीक। यानी केमिस्ट्री में ज़्यादातर टॉपिक्स आपको बिना एक्सपेरिमेंट के लिए तो सामने आता ही नहीं है, जान लीजिए अभी। तो इसमें भी एक्सपेरिमेंट किया गया होगा, किसके द्वारा किया गया होगा? स्वांटे आर्हेनियस के द्वारा ये किया गया होगा। यानी वैद्युत वियोजन का सिद्धांत एक बार फिर से बता दिया जाए, किसके थ्रू है ये बताया गया? स्वांटे आर्हेनियस के द्वारा, ठीक। पहला पॉइंट इसमें क्या है? ये इन्होंने बताया है केवल आयनन के बारे में। उसमें जो पहला पॉइंट है वो क्या बताया उन्होंने? आयनन के बारे में। यानी वैद्युत अपघट्य पदार्थ को जब भी जल में घोला जाएगा तो दो प्रकार के कणों में वो क्या होता है? आवेशित कणों में वो टूट जाता है, वियोजित हो जाता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? आयनन कहते हैं, वैद्युत वियोजन कहते हैं, या वैद्युत अपघटन कहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे NaCl को आयनित कराया गया, उत्क्रमणीय निशान अभी आगे बताएंगे, ठीक है। Na+ और Cl- में क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो इस प्रक्रिया का क्या नाम हुआ? वैद्युत अपघटन या वैद्युत वियोजन या फिर आयनन। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो दूसरे पॉइंट में इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यहाँ पे जो दो परमाणु बने हुए हैं, या कोई भी चीज़ अगर घुल जाता है, अलग अलग प्रकार के आवेशित कणों में वो टूट जाता है, वो किसी न किसी चीज़ का क्या होता होगा? परमाणु होता होगा। और उस परमाणु पर जब चार्ज लग जाता है तो वो बन जाता है क्या चीज़? आयन बन जाता है, या फिर क्या कहते हैं उसी को? आवेश कह रहे हैं, आवेशित कण कह रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे किसी परमाणु पर जब आवेश होता है तो वो क्या कहलाता है? आयन कहलाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं? एक निगेटिव स्वभाव का होता है, यानी ऋणात्मक का होता है, दूसरा क्या होता है? धनात्मक वाला होता है, पॉजिटिव स्वभाव का होता है। देख सकते हैं यहाँ पर NaCl को जल में घोला गया, Na+ यानी सोडियम परमाणु पर 1+ चार्ज लगा हुआ है, क्लोराइड बना हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन परमाणु पर 1- का चार्ज लगा हुआ है। इस तरीके से आपके सामने दो अलग अलग प्रकार के परमाणु हैं, धनात्मक और ऋणात्मक वाले। ये तो दूसरा पॉइंट हो जाता है कंप्लीट आपका।
तीसरे पॉइंट में डिस्कस ये किया गया, जब भी कभी किसी वैद्युत अपघट पदार्थ को जल में घोला जाएगा और वो जब विद्युत अपघटन होता है तो जितना प्लस का चार्ज बनता है ठीक उतना ही माइनस का चार्ज भी बनता है। देख सकते हैं यहाँ पर प्लस का 1 यूनिट का है तो माइनस भी क्या है, 1 ही यूनिट का तैयार हुआ है। कॉपर सल्फेट को जल में घोला गया तो Cu2 प्लस का बना, 2 यूनिट क्या है, प्लस चार्ज है। और ऐसे ही सल्फेट आयन पे भी 2 यूनिट माइनस का चार्ज होता है। तो जितना प्लस का चार्ज है उतना ही माइनस का चार्ज है। सल्फ्यूरिक एसिड को हमने लिया, यहाँ पर देखेंगे H+ 1 ही बना था, लेकिन इसको जब भी घोला जाएगा तो 2 हाइड्रोजन आयन तैयार होता है। ठीक है, एक H2SO4 मालिक्यूल से 2 हाइड्रोजन H+ निकलता है और सल्फेट कितना, 1 ही निकलेगा। लेकिन उन दो, इस पे देखा जाए -2 चार्ज, ये अकेला था इसलिए 2 बार निकला, यानी ये भी क्या हो जाएगा, 2+ का हो जाएगा। कहने का मीन्स ये कि वैद्युत अपघटन में जितना प्लस का चार्ज डेवलप होगा उतना ही माइनस का चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, आते हैं पॉइंट नंबर 4। यहाँ क्या है, आयनन की क्रिया एक उत्क्रमणीय क्रिया होती है। उत्क्रमणीय क्रिया क्या होती है, जैसे कि इससे इसका बनना और फिर उसका ये बन जाना। ये अगर Na Cl Na+ और Cl- बना तो ये अग्र क्रिया कहा गया। ये क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया। और अगर इससे ये बन जा रहा है तो इसको क्या कहेंगे, बैकवर्ड रिएक्शन कहेंगे। यानी इस अभिक्रिया में हमारे पास दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन होता है, इससे ये भी होता है और इससे ये भी होता है। यानी ये टूटता भी है और जुड़ता भी है, ये आपस में होता रहता है। ठीक है ना। तो जितने भी आयनन की क्रिया होती है वो सभी के सभी आयनन की क्रिया किस प्रकार की होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया की होती है। जैसे कि हमने सिंबल या रिवर्सेबल होता है। जब किसी विद्युत अपघट को जल में घोला जाता है तो कुछ समय बाद क्या हो जाता है, उसमें साम्य अवस्था स्थापित होता है। ये भी पॉइंट आप डिस्कस करोगे क्लास 12th में, जो बेहतर तरीके से वहाँ पे पूरा एक चैप्टर ही पढ़ना है। ठीक है ना। तो यहाँ के लिए बस आपको बता दें हम कि अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया का जब वेग बराबर हो जाता है, ठीक है ना, कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, उनका रेट क्या होगा, इक्वल हो जाता है। और उस केस को हम क्या कहते हैं, साम्य अवस्था कहते हैं। यानी यहाँ पे हमको बस इतना जानना है, साम्य अवस्था का मतलब अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया का जब वेग बराबर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, साम्य अवस्था पर हो जाएगा। और साम्य अवस्था पर एक कांस्टेंट निकल के आता है K, ये देखिए बड़े ब्रैकेट में हम लिखे हुए A+। तो इसका मतलब क्या है, A+ का मतलब क्या है, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ A+ का है। जान लीजिए, जैसे H2SO4 को जल में घोला गया तो H+ आयन निकलेगा ना, तो H+ आयन कितनी मात्रा में वहाँ पे बना हुआ है, इस चीज़ का मेजरमेंट हम लोग कंसंट्रेशन से करते हैं, सांद्रता से करते हैं। किसी सॉल्यूशन का कितना गाढ़ापन है, अगर इसको मेजर करना है तो हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है, सांद्रता की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और यहाँ सांद्रता मोल पर लीटर में मेजर किए हैं। तो ए देखिए बड़े ब्रैकेट में हमने लिखा, इसको भी बड़े ब्रैकेट में लिख दिया। यहाँ पे A+ का कंसंट्रेशन बता रहा है, B- का कंसंट्रेशन बता रहा है और ये AB का कंसंट्रेशन बता रहा है, यानी सांद्रता बता रहा है। इस बात को बिल्कुल याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि इसको जब भी लिखते हैं हम लोग बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है ना। तो ये वियोजन स्थिरांक के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, K उत्पाद का सांद्रताओं का गुणनफल बटे क्या हो जाएगा, आपका अभिकारक की सांद्रता। ठीक है, तो इतना पान इतना, ये क्या हो जाएगा, आपका K की वैल्यू हो जाएगा। ठीक, ये पॉइंट नंबर क्या था, 4 था आपका। ठीक, पॉइंट नंबर 5 में आ जाएं। ये क्या होता है, आयनन की मात्रा होता है। आयनन की मात्रा क्या होता है, आप बात कर लें हम, क्या सभी विद्युत अपघट पदार्थ को जल में घोलेंगे वो पूर्ण रूप से वियोजित हो जाएगा। कुछ ऐसे भी उसमें मॉलिक्यूल होंगे जो वियोजित नहीं होता है। ठीक है, तो यानी वो डिपेंड करता है उस विद्युत अपघट्य पदार्थ पर कि वो कितनी मात्रा में टूटता है। ठीक, इसीलिए इस पॉइंट को कैलकुलेट करने की आवश्यकता होती है आयनन की मात्रा। आयनन का मतलब क्या हुआ, अपने अपने आयन में टूट जाना। ठीक, तो यहाँ पे वही चीज़ है, आयनों में वियोजित अणुओं या परमाणुओं की कुल संख्या। ठीक है, कितना वो टूट के परमाणु बना, कितने में से टूट के परमाणुओं का ये संख्या बना है। कुल परमाणुओं के यहाँ संख्या नीचे रहेगा और जितना टूट के बना वो ऊपर रहेगा। अगर इस चीज़ को आप कैलकुलेट करते हो तो ये क्या हो जाता है, वियोजन की मात्रा या फिर आयनन की मात्रा। ये भी क्लास 12th में आपको इस फार्मूले पर क्वेश्चन करने को मिलेगा। इस पर भी क्वेश्चन करने को क्लास 12th में मिलेगा, बस अभी आपके लिए सामने ऐसे बताया जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 पर आते हैं। ये क्या है, विद्युत अपघट्य पदार्थ का जो भौतिक और रासायनिक गुण होता है वो डिपेंड करता है उसमें उपस्थित आयनन की मात्रा, आयनों की स्वभाव पर और उस आयन की मात्रा के ऊपर। ठीक है, आयन की मात्रा और उसके स्वभाव पर, कितना ज़्यादा चार्ज वाला है वो। ठीक है, यानी उसका भौतिक और रासायनिक गुण केवल और केवल किसके ऊपर निर्भर करता है, उसके स्वभाव पर और उसमें उपस्थित आयन की मात्रा पर। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 6 हो जाता है। और पॉइंट नंबर 7, अभी तक हमने शुरुआत में किया क्या था, वहाँ पे धारा प्रवाहित कराया था।
तो धारा प्रवाहित होगा तो कोई चीज़ सुचालक होगा तभी तो यहाँ पे ऐसे ही है, कोई वैद्युत अपघट पदार्थ जब इसको जल में घोला जा रहा है तो अगर उसकी वैद्युत चालकता की बात की जाए, किसकी चालकता अधिक होगी, तो चालकता किसकी अधिक होगी, जिसमें आयन की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, किसी भी विलयन में आयन की मात्रा ज़्यादा होगी उस विलयन के चालकता की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी, यानी वैद्युत चालकता उसका क्या होगा, अत्यधिक होगा। तो इस चीज़ को तो बिल्कुल हमको लगता है समझ में आ ही गया होगा, नहीं आता बिल्कुल कमेंट करें बिना सोचे समझे, क्योंकि आप ही के लिए हम यहाँ तैयार हैं बिल्कुल पूरा दिन और पूरा रात। ठीक है, थैंक यू एंड धन्यवाद।